टुडे टॉपिक इज़ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। देखिए कॉन्ट्रासेप्शन के टू मेथड्स होते हैं, टेम्परेरी मेथड एंड परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड जो होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में किया था। उसमें क्या क्या किया था, एक तो नेचुरल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का जो टेम्परेरी में होता है। बैरियर मेथड होता है। बैरियर मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा था, कॉन्डोम्स, फैम शील्ड, सर्विकल कैप, डायाफ्राम, वॉल्ट। कुछ इसमें इरिवर्सिबल थे, कुछ रिवर्सिबल थे, रीयूजेबल थे, है ना। और क्या देखा था, केमिकल मेथड्स देखा था, जिसमें क्या था कि अवेलेबल किस फॉर्म में होता है, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। और क्या पढ़ा था, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पढ़ी थी। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में क्या पढ़ा था कि टाइप्स पढ़ी थी, नॉन मेडिकेटेड थी, कॉपर रिलीजिंग थी, हार्मोन रिलीजिंग थी, ये सब पढ़े थे। टाइप्स ऑफ पढ़ा था, कॉपर D200, मल्टीलोड, दिस दैट पढ़ा था। इसके अलावा और क्या देखा था, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज देखा था। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पढ़ा था। इसमें भी टू टाइप्स की होती हैं, मिनी पिल्स होती हैं और कंबाइंड पिल्स होती हैं। मिनी पिल्स में क्या कहता है कि सिंगल हार्मोन कॉन्टेनिंग थी और कंबाइंड पिल्स में 2 हार्मोन कॉन्टेनिंग थी, ठीक है। मिनी पिल्स का मतलब क्या है, सिंगल हार्मोन का मतलब क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन, और कंबाइंड में क्या था, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन वैसे मेनली इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ में ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने ये सब पढ़ा था, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में पढ़ा था। उसमें क्या था, डेपो, इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अभी हमको पढ़ना है परमानेंट मेथड्स क्या होते हैं। और परमानेंट मेथड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। परमानेंट मेथड में क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, फर्स्टली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक या फिर टर्मिनल टेक्निक मेथड्स। सर्जिकल इंटरवेनेशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाई प्रिवेंट कॉन्सम। ये हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन या सर्जरी कर देते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे ट्यूबेक्टेमी, वेसेक्टमी, अभी पढ़ेंगे। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नहीं कर सकते। जैसे ये करवाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो बोलेगा कि ठीक है ट्राई करते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा आप कंसीव कर पाओगे या आप बेबी बॉर्न कर सकते हो या नहीं। देखिए इसमें फर्स्ट मेथड क्या है, वेसेक्टोमी। ये होता है फॉर मेल्स के लिए, इट इज़ ए परमानेंट मेथड। देखो, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स, बोथ वास्ट डिफरेंस। अगर आपको याद है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लाइन्स हम लोगों ने पढ़े थे ना, उसका क्वेश्चन भी हमने कराया था। बोथ वास्ट डिफरेंस क्या करते थे, लाइगेटेड एंड कट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि पहले कट नहीं आता है, पहले लाइगेट करते हैं उसके बाद कट करते हैं, ये भी लाइन याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, इट इज़ ए माइनर सर्जिकल प्रोसीजर एंड डन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में होता है। स्पर्म्स प्रोडक्शन कंटिन्यू आफ्टर वेसेक्टोमी बट एजाकुलेशन सीमेन इज विदाउट स्पर्म। ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट फॉर्म में आ चुका है कि वेसेक्टोमी के बाद क्या इफेक्ट होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा, स्पर्म प्रोडक्शन होगा, कंटिन्यू होगा। बट जो एजाकुलेशन होता है सीमेन का, वो क्या होगा, उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वास्ट डिफरेंस जो है वो हम लोगों ने कनेक्शन कट कर दिया, वो कट हो गया है, तो मेल्स के जो स्पर्म्स हैं वो सीमेन में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि आफ्टर वेसेक्टोमी क्या क्या होता है, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। इरेक्शन ऑफ पेनिस भी होगा। एजाकुलेशन में सिर्फ डिफरेंस आता है कि एजाकुलेशन विदाउट स्पर्म होगा, और जब एजाकुलेशन में स्पर्म्स नहीं होंगे तो इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे फीमेल वेजाइना में स्पर्म्स नहीं जा पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओवा कितने भी हो, जब स्पर्म्स ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वो बेबी कंसीव नहीं कर सकते। तो एक तो ये मेथड हो गया, और ये ऑलमोस्ट क्या होता है, परमानेंट ही होता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में ये रिवर्सिबल होता है, वेरी पुअर होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी परमानेंट मेथड है फॉर फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन का। देखो क्या है, इट इज़ ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल्स। ए स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड। याद रखना, उसमें हमने क्या किया था कि वर्सा डिफरेंस पहले क्या करते थे, लाइगेटेड देन कट। एंड ट्यूबेक्टोमी में क्या किया है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन। प्रोसेस इज कॉल्ड लैप्रोटोमी, और दो वेजाइना के थ्रू, ठीक है। माइनर सर्जरी होती है, कोई ऐसी इफेक्टिव नहीं होती। इट इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि
वैसेक्टोमी जो होती है वो इफ़ेक्टिव होती है इमीडिएटली या नहीं होती है? तो इफ़ेक्टिव इमीडिएटली नहीं होती है। पहले से जो स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो जब तक इजैकुलेट नहीं हो जाएंगे, जैसे 1-2 बार 3 बार जितने भी, क्योंकि अब मिलियंस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत सारे, अब जैसे कि आप आज करवा के आए वैसेक्टोमी और उसके बाद आपने उसी दिन इंटरकोर्स कर लिया, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि स्पर्म्स तो प्रेजेंट है ना, तो फीमेल जो है वो कंसीव कर सकती है। तो ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता है वैसेक्टोमी, बट ट्यूबेक्टोमी इमीडिएटली इफेक्टिव होता है। ये एक क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि वैसेक्टोमी जो होता है वो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहती है आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि आफ्टर वैसेक्टोमी क्या क्या रहता है एंड आफ्टर ट्यूबेक्टोमी क्या क्या रहता है। इसमें क्या क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस रहेगा, टेस्टोस्टेरोन रहेगा, पेनिस का इरेक्शन होता रहेगा और एजाकुलेशन तो होगा बट स्पर्म्स नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहेगी आफ्टर ट्यूबेक्टोमी। द रिलीज्ड oocyte इज डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइट्स के थ्रू, और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा नहीं तो होगा। तो ये सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ईस्ट्रोजन में कोई दिक्कत आ रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई दिक्कत आ रही है या इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इंटरकोर्स इजली चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली सॉल्यूशन है कि कोई भी फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी, या तो आप मेल का करा दो या फीमेल का करा दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या होता है, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। 9 मंथ का होता है जेस्टेशन पीरियड, उसके पहले आप विलिंगली क्या करते हो कि बेबी नहीं चाहते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों कराया जाता है, नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। देखो इसकी बहुत सारे रीजंस होते हैं, कभी किसी का रेप हो गया या अनवांटेड प्रेगनेंसी है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एक बात है कि आप सोचो ये गलत तो है वैसे तो, बट अगर ऐसा ना हो तो ऑलरेडी हम लोग की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और ये सारी प्रेगनेंसीज पूरी कंटिन्यू करने सारे बच्चे हो जाएं, उसके बाद पॉपुलेशन कहाँ पे पहुँच जाएगी, है ना। अर्थ तो उतनी बड़ी है, आपका खाने पीने का रहने का जो भी है संसाधन उतना ही है ना, तो है ये प्रॉब्लम। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी कब किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इस मिसयूज, कि ऐसा ना हो कि कोई फीमेल है तो उसको बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले बहुत होता था, एक्चुअली ये अभी भी होता है, अब उस रेशियो में नहीं होता। पहले सब चाहते थे ना बेटा हो, सिर्फ बेटी नहीं चाहिए, या एक बेटी हो गई तो सेकंड बेटी नहीं चाहिए। तो अगर गर्ल चाइल्ड है वो चेक करवा लेते हैं कि गर्ल चाइल्ड है, और अगर बॉय चाइल्ड है इट्स ओके, अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो क्या कर देंगे, एमटीपी करवा देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज तो कर दिया था कि जैसे कि एमनियोसेंटेसिस हम लोग करवाते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है तो बेबी अगर ऐसा बॉर्न होगा तो फिर उसको दिक्कत होगी ना, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। या किसी रेप केस में कोई बच्ची या कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर आपका क्या हो सकता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है, आप नहीं चाहते हो, आप सेटल्ड नहीं हो, या जो भी बातें हैं आपकी फैमिली की, तो इस तरह की प्रेगनेंसी को करने के लिए इन्होंने कि इसका मिसयूज़ ना किया जाए, स्पेशली कंडीशंस लगाई थी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अब देखो क्या क्या है, एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने में करवा लो तो सेफ़ है। और अगर आप रियली अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है या रेप केस है या ऐसी चीज़ें हैं कि आपको करवाना ही है, तो 3 मंथ में तो ये पता नहीं चलता है ना कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, तो आप उस टाइम करवा रहे हो। बट अगर विलिंगली करवा रहे हो मीन्स 3 मंथ के बाद पहले आप चेक करवा रहे हो कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये तो लीगल नहीं है। तो MTPs are considered relatively safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. Okay, second trimester abortions are much more riskier. MTP एक्ट अब नया कहाँ पे आया, 2017 में। पहले कब आया था, लीगल तो कब हो गया था बेटा 1971 में, बट जो MTP एक्ट नया आया वो 2017 में। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट 2017 फर्स्ट 12 वीक्स 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मोर देन 12 वीक्स अगर 12 वीक्स से ज़्यादा हो गए मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओवर सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्टेड, बट फ्यूअर देन 24 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर इज नॉट completed,
जस्ट उसके पहले की बात है, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसर मस्ट बी द ओपिनियन। अगर मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात है, 12 वीक्स की बात है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसर काम चल जाएगा, एंड 2 है तो 2 की ज़रूरत है, सेकेंड है तो। द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury physical or mental health. There is a substantial risk that of the child were born. मतलब वही चीज़ें हैं, देखो इसमें सारा नहीं लिखा हुआ, मेन चीज़ें हैं कि रेप हो जाए उस केस में, या फिर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या फिर क्या है कि आपने चेक करवाया है, बहुत सारे आजकल तो चेक्स होते रहते हैं, तो आपने चेकअप करवाया है, या फिर आपने एमनियोसेंटेसिस करवाई है, होती है आजकल तो कोई भी ऐसे सीरियस प्रॉब्लम है कि उसको क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी है, तो ऐसा बेबी बॉर्न होने के बाद उसको दिक्कत होगी, तो ऐसी केस में आप एमटीपी करवा सकते हो। 3 मंथ तक है तो आपको 1 डॉक्टर के चाहिए परमिशन, एंड 2 अगर 2 मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है बिफोर 24 वीक्स, तो आप 2 डॉक्टर्स का चाहिए, और अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप नहीं करवा सकते, एंड ये सेफ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और STI क्या होता है, इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स और कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ट्रांसमिटेड कैसे होता है, सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, है ना। आपके ये पूरे रीज़न को क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं, पेल्विक गर्डल आपने पढ़ा होगा, अब बोन्स पे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जो आपका इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, वनरल डिसीज बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स, उसको क्या बोलेंगे, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, और वनरल डिसीज, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। Their incidents are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years. क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये ना बच्चे होते हैं ना यंग होते हैं, ये इंसिडेंट होते क्यों हैं, क्योंकि 15 to 24 years के जो क्या बोले इनको, ना बच्चे होते हैं ना यंग होते हैं, ये बीच वाले होते हैं, इनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है चीज़ें जानने की, इनको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है, इनको लगता है ये चीज़ें बहुत अच्छी है ना। तो ये इनके बहुत बच्चे किसी के साथ भी इंटरकोर्स कर लेते हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, आपको नहीं पता ना कि उसको HIV है, एड्स है, क्या है, तो ये चीज़ें होती हैं बस, और बहुत सारी डिसीज़ होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ बैक्टीरियल, कुछ वायरल, एंड एक प्रोटोजन। अर्ली सिम्टम्स इसमें क्या आते हैं, इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, और क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, एबॉर्शंस हो सकता है, स्टिल बर्थ का मतलब ये होता है कि जैसे कि बर्थ कब होता है, 9 मंथ के बाद होता है ना, उससे पहले जो बेबी बॉर्न हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि बेबी वैसे कहाँ यूट्रस में होता है, यूट्रस के अलावा कहीं फेलोपियन ट्यूब से चिपक जाए जाके, या एक्सेप्ट यूट्रस कहीं और वहाँ उसकी ग्रोथ होने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, अगर इस टाइप का कोई भी सिम्टम्स, देखो सबको पता तो होता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। अगर आपने ऐसे कुछ काम कर रखे हैं तो इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, स्लाइट पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, या आपने कुछ नहीं भी किया है तो भी हो सकता है। अगर इस टाइप के कुछ सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ये फ्यूचर में कि आपने पहले तो खूब मजे कर लिया, बाद में आपका बेबी जब आपको चाहिए तो हो ही नहीं रहा है, एबॉर्शंस हो जा रहा है, स्टिल बर्थ पहले बेबी हो जा रहा है। और आजकल ये प्रॉब्लम है भी बहुत, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। और इसके और भी रीजंस हैं। रीजंस ये है कि पहले क्या होता था, देखो सबसे अच्छा बेबी बॉर्न करने का टाइम क्या होता है, 21, सब लोग बोलते हैं 21 से 25 ईयर। आजकल शादी 25 में होती है, तो जब 25 में आपकी मैरिज हो रही है तो आप तुरंत बेबी करोगे नहीं, तो उसके 2-3 साल बाद करोगे, तो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है। और वैसे भी आजकल बहुत कुछ होता है, छोड़ो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। बेबी बहुत कम ही फीमेल्स ऐसी हैं जो नॉर्मल प्रेग्नेंट हो गई, नॉर्मल बेबी हो गया,
पहले दिन से मेडिसिन इंजेक्शन सब स्टार्ट हो जाता है। और पहली बात तो कंसीव करने में इतनी प्रॉब्लम आती है कि कई बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है 80% केसेस में, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, यू कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ये अवॉइड करिए, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अभी आपको पढ़ाई करने का टाइम है, डॉक्टर बनिए, ये सब काम नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, और नहीं रह पा रहे, करना ही है तो जरा यूज़ कॉन्डोम कर लीजिए। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन। पहली बात तो करना ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सजेशन तो यही है कि करना नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब मिलेगा, टाइम आने दो, फिर जब मिलेगा तो आपको इसकी यूज़, तो फिर आपको मतलब वैल्यू नहीं होगी, इसलिए फालतू का काम है, ठीक है। जब तक नहीं मिल रहा है तब तक वैल्यू है सिर्फ। इसके बाद क्या है, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम्स, और नहीं रहना है भाई, आपको करना ही करना है तो कॉन्डोम यूज़ करिए। उससे हम लोगों ने पढ़ा था ना, लास्ट वाली वीडियो में था कि कॉन्डोम्स यूज़ करने से जो फीमेल वाला फैम शील्ड था और मेल्स वाले कॉन्डोम, सबसे अच्छी बात उसकी यही थी कि सेक्सुअल डिसीज़ नहीं होती है उससे, एसटीडी से बच जाते हो, एड्स से बच जाते हो। तो अगर करना ही है तो कॉन्डोम्स यूज़ करके करो। एंड इन केस ऑफ डाउट, उसके बाद भी अगर देखो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान कुछ भी नहीं करता है फिर भी बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आपने नहीं कुछ किया हो तो फिर भी आपको प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है। यू शुड गो टू डॉक्टर एंड चेक कराओ। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, पहले ही पता चल जाए, अदरवाइज बाद में सही भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन क्योरेबल होती है, फिर क्योर नहीं होती है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कुछ, अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बैक्टीरिया से जो होती हैं और जो वायरस से होती हैं। ये फर्स्ट क्या है, क्लेमाइडेसिस, इस किसके थ्रू होती है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। आप सिर्फ वायरस या बैक्टीरिया के नेम ही याद करने हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, क्या कैसे होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, और जो एनसीईआरटी में नहीं है वो आपके लिए वेस्ट है बिल्कुल। गोनोरिया क्या होता है, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये किसके थ्रू होती है, नाइजेरिया गोनोरिया के थ्रू, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न थ्रू बर्थ कैनाल, आई इन्फेक्शन हो जाता है अगर आप में ये डिसीजेज हैं। और वैसे तो अभी क्या होता है ना कि जब जैसे ही फीमेल कंसीव करती है ना, उसके इतने टेस्ट हो जाते हैं कि ऑलरेडी पता चल जाता है कि आप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेबी को, तो वो क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, एमटीपी हो जाता है। बट फिर भी अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाने में बुराई क्या है ना। गोनोरिया या क्लेमाइडिस से क्या होता है कि अगर मदर में है ना तो ये बेबी में हो जाता है, और इससे होता है क्या, आई इन्फेक्शन। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में आ चुका है, ये एग्जाम में मतलब आ चुका है। ये किसकी वजह होता है, ट्रिप्टोमा पैलिडियम, ये क्रॉस द प्लेसेंटा, इससे क्या हो जाता है, एचबीवी और एचआईवी, इनसे ये हो सकती है, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये सिम्टम्स क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कैंकरे पेनलेस अल्सर होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, न्यूरोसाइफी, डीजनरेट ऑफ ऑर्गन्स, उस ऑर्गन्स को ही डीजनरेट कर देते हैं। इट्स वेरी वेरी डेंजरस डिसीज एक्चुअली। नेक्स्ट क्या है, कैंक्राइट, ये क्या है, ये भी बैक्टीरियल है। देखो ये दीज ऑल आर बैक्टीरियल, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी तरीके से, ये आपको पूछ सकते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, एंड ये बैक्टीरियल है कि वायरल है, तो दीज आर बैक्टीरियल। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि बेबी में आई इन्फेक्शन हो जाता है, मदर टू बेबी में जाता है, और किसके थ्रू जाता है, बर्थ कैनाल के थ्रू। एंड सिफिलिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से करना। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं, मैं अलग से बता रही हूँ। कैंक्राइट किसकी तरह से होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोफिलस ट्यूकेरी, और ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। जेनाइटल हर्पेस क्या होता है, ये वायरल डिसीज़ है। टाइप 2 हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह होता है, और टाइप 1 ओरल हर्पेस होता है। जेनाइटल वॉट्स, ये भी वायरल है। वेजाइनल कैंसर होता है, ये तो बड़ा कॉमन है आजकल, है ना। वेजाइनल कैंसर तो बहुत कॉमन डिसीज़ हो चुकी है अभी। ये कैसे रफ हो जा रहा है बार बार। वेजाइनल कैंसर ह्यूमन पैप्लिमा वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी, ये भी कैसा है, वायरल है, और किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। एड्स, ये भी वायरल डिसीज़ है, किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से। ट्राइकोमोनासिस में क्या है, ट्राइकोमोनास वेजाइनस, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पस एंड HIV इन्फेक्शन, other disease are completely curable if detected early and treated properly. But अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्पस हो गया, या HIV इन्फेक्शन हो गया, तो ये ठीक भी नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए 15 से 24 की एज में। एक्चुअली ये आपकी पढ़ाई का टाइम है,
फालतू चीज़ों में ध्यान ही मत लगाओ, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाओ, उसके बाद जो आप चाहते हो सब मिलेगा आपको। ट्राइकोमोनेसिस क्या होता है? ट्राइकोमोनेसिस में क्या होता है? येलो ग्रीन डिस्चार्ज थ्रू वेजाइना विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। याद रखना बेटा, इन तीनों ये क्यूरेबल नहीं है, और क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी चीज़ आपको याद करनी है कि कौन सी डिसीज़ है, किसकी वजह से हो रही है, इससे क्या हो रहा है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोन है। एक ही है प्रोटोजोन तो, ठीक है, तो अच्छे से याद करना। अब देखो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, व्हाट इज इनफर्टिलिटी। Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual copulation is called infertility. 2 साल तक आप कंटिन्यू विदाउट एनी प्रोटेक्शन सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, कोबेस्टेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, दैट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ये नहीं कि आपने 2 बार कुछ किया और उसके बाद सोचो यार बेबी कंसीव नहीं है, नो। एक्चुअली जब आप नहीं चाहते हो ना, मतलब ऐसा होता है, जब आप नहीं चाहते हो ना तो फिर आप फटाफट कंसीव कर लेते हो, और जब चाहोगे ना तो फिर आप नहीं होगा कुछ भी, इसलिए चाहो कुछ भी नहीं। इनेबिलिटी टू कंसीव 2 years तक कंटिन्यू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ये एनसीईआरटी की लाइन याद रखिएगा, 2 years 2 साल कंटिन्यू ट्राई करते रहो, तब कुछ रिजल्ट आएगा। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। बहुत सारे लोग हैं और उसकी बहुत सारी वजह है। शादी इतनी लेट हो रही है, शादी इतनी लेट हो रही है तो बहुत सारे लोगों का स्पर्म्स खराब हो जाता है। ओवा की जनरेशन है, फीमेल्स आजकल देखो बहुत स्ट्रेस लेने से भी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी वजह हैं। देखो बेटा, स्ट्रेस आजकल का जो आपकी डाइट है, खाना पीना, वो थोड़ा दिक्कत वाली है। मेन वजह तो देखो इसकी शादी लेट है, एंड सेकंड चीज़ जो शादी के पहले कर्म कांड करके बैठे रहते हो ना, बहुत सारी वजह हैं। इस वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे डिसीज़ हो जाते हैं। इसके बाद देखो क्या होता है, ये सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। मैं नहीं बोल रही हूँ गलत है, सही है, हो मैं कौन हूँ बोलने वाली, सब सही है। चलो, इसमें क्या होता है, एजोस्पर्मिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स। ओलिगोजोस्पर्मिया क्या होता है, जब स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाते हैं। टेरेटोजोस्पर्मिया क्या होता है, एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं। एस्थेनोजोस्पर्मिया क्या होता है कि मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स की डिक्रीज हो जाती है। ओके, एजोस्पर्मिया क्या होता है कि स्पर्म्स एब्सेंस होते हैं। ओलिगोजोस्पर्मिया होता है स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है। टेरेटोजोस्पर्मिया जो होता है एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं। एस्थेनोजोस्पर्मिया जो होता है वो क्या होता है कि स्पर्म्स की मोटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, इसके बाद देखो इसका सब, ये इंडिया है ना, तो यहाँ हर चीज़ का जुगाड़ होता है, तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। अगर इनफर्टिलिटी हो गई है, बेबी नहीं हो रहा है, तो ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे कि कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कुछ तो किया जाएगा। तो देखो इस क्यूरेबल क्या क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये है मदर का यूट्रस, ये यूट्रस है, ये क्या कर दिया हमने, आ जाओ इधर, ये है यूट्रस। ओके, अब देखो ये क्या है, ओवा यहाँ पे आया, ये ओवरी होती है ना, ये हमने बताया था आपको, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाया था उसमें जाके चेक करिएगा। इसमें हुआ क्या, हमने यहाँ पे स्पर्म्स ले लिए और यहाँ से क्या कर लिया, ओवा निकाल लिया। ओवा निकाला कैसे, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सारे फॉलिकुलर बन गए। पढ़ा था हम लोगों ने ना, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, फिर ग्राफियन, फिर ये सब सारी बच्ची बनती है ना। तो यहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया, ओवा का फॉर्मेशन हो गया, कलेक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवा ले लिया। अब इन दोनों को क्या कर लिया, टेस्ट ट्यूब बना के इसका फर्टिलाइजेशन कर दिया, जाइगोट बना दिया। ठीक है बेटा, जाइगोट बनने के बाद ये इसका क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट में क्या है कि जाइगोट टू 8 सेल्स बना, 8 से क्या बना, 16 सेल्स बन गया। अब देखो, अगर जाइगोट, अब जाइगोट मदर जो है, मदर के पेट में ही करना है। इन ये जो होता है ना टेस्ट ट्यूब बेबी, ये मत सोचो कि टेस्ट ट्यूब में पूरा बच्चा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जाइगोट कंडीशन तक ही टेस्ट ट्यूब में रहता है, उसके बाद वो मदर के यूट्रस में ही जाता है। तो अगर जाइगोट कंडीशन में या 8 सेल्स कंडीशन में इसको मदर में डालना है, तो हम लोग कहाँ पर डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। ये अगर जाइगोट कंडीशन में डालना है या 8 सेल में डालना है, तो ये पूरी क्या है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं। और अगर 16 सेल्स का हो जाता है मॉड्यूला, तो उसके बाद कहाँ डालते हैं, यूट्रस में। ये है आपका यूट्रस। अगर 16 सेल्स में डालते हैं तो फिर कहाँ डालते हैं, यूट्रस में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद देखो आर्ट, आर्ट क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। थोड़ा कलर ठीक ले लो।
एक सेकेंड, ये सही है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, देखो टू टाइप की है, क्या क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। और इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। ओके, क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन जब आउटसाइड बॉडी हो रहा है तो इसमें क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, टू टाइप का, टेस्ट ट्यूब बेबी, एक तो क्या होता है जिफ्ट, ठीक है, और सेकंड क्या होता है आपका ICSI। देखो जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और IC का मतलब क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस होते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें, सुनो ध्यान से, 16 सेल्स होती हैं, समझ में आ रहा है। जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्रा में क्या होता है इसमें कि इसमें 16 सेल्स होती हैं, तो IOT में करते हैं, जैसे कि जिफ्ट में फीमेल पार्टनर से हमने ओवा निकाल लिया, ठीक है, और मेल पार्टनर से क्या कर लिया, स्पर्म निकाल लिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दिया, जाइगोट बन गया। तो अगर 8 सेल स्टेज में है, अगर 8 सेल है तो इसको कहाँ पे डालते हैं, इफ 8 सेल स्टेज में एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, अभी हम लोग ने पढ़ा है ना। अगर मोर देन 8 सेल है, इफ 8 सेल स्टेज से ज़्यादा है तो इट इज़ देन ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस, और प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। बात समझ में आई? हमने क्या किया कि फीमेल पार्टनर से ओवा निकाल लिया और मेल पार्टनर से स्पर्म निकाल लिया, दोनों को क्या करा दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उससे क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है। एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, एम्ब्रियो ट्रांसफर अकर इनटू फैलोपियन ट्यूब, एंड इफ मोर देन 8 सेल स्टेज इज फॉर्म्ड, इट इज देन ट्रांसफर्ड इनटू इनटू यूट्रस, सॉरी, if more than 8 cell stage is formed, it is then transferred into uterus, IUT, and the process is called intrauterine transfer। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो सेकेंड प्रोसेस क्या है, ICSI। इसको, ये क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन दिस केस यूजिंग निडल्स यूज किया है। निडल्स के थ्रू क्या करते हैं कि स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, डायरेक्ट डाल देते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और क्या बन जाता है, जाइगोट। इज दैट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या बेटा, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है, इन बॉडी में होता है। गैमेट ट्रांसफर करते हैं, टू टाइप का होता है, मेल गैमेट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमेट ट्रांसफर। मेल गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है, एक तो AI होता है, दूसरा क्या होता है, IUI होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जिफ्ट होता है। अब देखो AI मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पर्म ट्रांसफर करते हैं वेजाइना में। क्यों करते हैं, इफ मेल हैज लो स्पर्म काउंट आर अनेबल टू इंसेमिनेट नेचुरली, सीमेन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना और इनटू यूट्रस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना ये चीज़ कि अगर 8 सेल वाली होती है तो कहाँ पे डालते हैं, 8 जाइगोट, या 8 सेल्स का होता है तो डालते हैं फैलोपियन ट्यूब में, एंड 16 सेल स्टेज का हो जाता है तो कहाँ पे डालते हैं, यूट्रस में। एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इफ मेल हैज ए लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट क्या होता है, अभी हम लोगों ने लास्ट इसी में पढ़ा है पहले कि लो स्पर्म काउंट क्या होता है, या फिर आपका जो है, बताओ मुझे, या फिर आपका क्या बोल रही हो, जैसे कि स्पर्म काउंट अगर लो हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बताओ मुझे, ओलिगो जो स्पर्मिया बोलते हैं। अगर स्पर्म एब्सेंस हो तो क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया बोलते हैं। एबनॉर्मल स्पर्म्स को क्या बोलते हैं,
टेराटोजोस्पर्मिया बोलते हैं, और स्पर्म्स की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाए, स्पर्म्स तो ठीक है लेकिन मोटिलिटी डिक्रीज हो जाए तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एस्थिनोजोस्पर्मिया। तो वही बात है कि इफ मेल हैज ए लो स्पर्म काउंट तो कंडीशन इज कॉल्ड ओलिगोजोस्पर्मिया। और अनेबल टू इंसेमिनेट, ऑब्वियस सी बात है, सीमेन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना और इनटू यूट्रस, IUI, कंडीशन इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जिफ्ट में क्या होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, इसमें क्या करते हैं, ए फीमेल हु कांट प्रोड्यूस एन ओवम, फीमेल है ना, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इन दिस केस ओवा कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेलोपियन ट्यूब और लैटर फर्टिलाइजेशन कैन बी सीन इनसाइड बॉडी। तो वही बात है कि ओवा कहाँ पे डाल दिए, या तो फिर ओवा डाल दो फेलोपियन ट्यूब में, और स्पर्म्स तो जा ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फीमेल के लिए है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स 2-3 और भी हैं, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ कि देखो क्या होता है कि दीज टेक्निक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको लिखवा ही देती हूँ, नोट करके लिख लो। दीज टेक्निक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, these techniques are very expensive, and require precise handling by professionals, तो ये सब इतना इजी नहीं है, बहुत पैसा होना चाहिए, है ना। These facilities presently are restricted to some countries only, कुछ जगह पे मना भी है। और क्या है, इन इंडिया वी हैव मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, आवर लॉ परमिट लीगल एडॉप्शन। तो हम लोग ये भी सब कर सकते हैं कि उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि कोई गरीब बच्चा है, मतलब कोई कहीं भी बच्चा है जिसको प्रॉपर प्यार नहीं मिल पा रहा है मम्मा पापा का, तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं वो बच्चा, ये भी अच्छी बात है ना। तो बस ये चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।